नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जवान की ओर से फायरिंग करने के मामले को लेकर अपडेट है। पुलिस प्रशासन की बातचीत आखिरकार रंग लाई है। नरेश जाट जो कि जवान है, उसने सरेंडर करने के लिए तैयार होने की बात कही है। नरेश जाट ने आईजी के समक्ष सरेंडर की शर्त रखी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, कल शाम के बाद से ही लगातार उसकी तरफ से अपने आप को अपने परिवार के साथ अपने क्वार्टर में कैद करके फायरिंग करने की जानकारी सामने आ रही थी। समझाइश का दौर चल रहा था, पूरी रात भर यह सिलसिला चला। अभी आखिरकार बातचीत सफल हुई है। पुलिस प्रशासन की बातचीत रंग लाई है। जोधपुर सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर से इस वक्त की बड़ी खबर है। सेंटर में बने हुए क्वार्टर में फायरिंग की जानकारी और एक जवान ने बालकनी से कई राउंड फायर किए। जवान का नाम नरेश जाट है। हालांकि अब उससे बातचीत के बाद वो मान गया है सरेंडर करने के लिए। पाली जिले के राजूला गांव का निवासी है नरेश जाट। 3 साल से सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर पर तैनात है। रविवार के शाम को 6 बजे पहला फायर इसने किया था और हवाई फायर से दहशत फैला दी थी। इसके बाद जवान के साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चे के भी मौजूद होने की जानकारी मिली। फिलहाल ये फायरिंग नहीं कर रहा। बातचीत की गई, सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, उनसे बातचीत हुई है और बातचीत के बाद ये मान गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे रुख करते हैं सहयोगी चंद्रशेखर का। जोधपुर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, अगर बात करें तो हेमंत, लगभग 17 घंटे तक ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर सीआरपीएफ जो क्वार्टर्स है वहाँ पे चला है। जो जवान है नरेश जाट, उसने करीब जो वहाँ से करीब 40 राउंड वो अंदर साथ लेकर गया था अपने मकान के अंदर और लगभग 1 दर्जन से अधिक उसने फायर कर दिए। लगातार उसकी समझाइश का दौर जारी था। जो जोधपुर पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ वहाँ पर मौके पर मौजूद है और जो ताजा जानकारी मिली है उसके अनुसार उसने जो है सरेंडर करने के लिए हामी भर दी और साथ ही शर्त रखी थी कि आईजी सीआरपीएफ यहां पर पहुंचे, उनके समक्ष वो सरेंडर करेगा। इसके बाद सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि आईजी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये वो जगह है जहां पर जो है ये आरटीसी सीआरपी का जो है ट्रेनिंग सेंटर है। इसके पीछे वहां पर क्वार्टर मौजूद है जहां पर वो रह रहा है। बताया जा रहा है कि उसने छुट्टी को लेकर जो यहाँ पर अपने आला अधिकारी से उसकी तकरार हुई थी, लंबी जो है उसकी जो कहासुनी हुई थी। उसके बाद जो है उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके साथ उसकी पत्नी, उसकी 6 वर्ष की बच्ची मौजूद है और बार बार लगातार वो जो है बालकनी में आकर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहा था। और इसके बाद उसके पिता और उसके भाई और उसके दोस्तों को बुलाया गया, लेकिन समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन वो मना नहीं। वो हर बार जो भी उसके नजदीक जाता तो वो एक ही बात कहता कि अगर कोई क्वार्टर के नजदीक आएगा तो उसको वो जान से मार देगा या खुद को जान से मार देगा। इसको लेकर जो लगातार रस्साकसी चल रही थी और अब पुलिस प्रशासन की जो है कवायद रंग लाई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो वो उस आईजी के समक्ष जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार हुआ है। कहीं ना कहीं जो है लगातार मशक्कत की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आई है। जी अहमद, आखिर क्या वजह चंद्रशेखर अब तक सामने आई है कि क्यों एक सीआरपीएफ का जवान इस तरह की हरकत उसको करनी पड़ी, या फिर क्या समय पर उसकी बात नहीं सुनी गई? आखिर वजह क्या रही है? एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हुए जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर बात करें तो जो लगातार जो सबसे पहले तो मैं एक बार तस्वीर जो यहाँ पे हलचल है वो दिखा देता हूँ। किस तरह से जो लगातार पुलिस की आवाजाही का दौर जारी है और जिस तरह से जो सीआरपीएफ क्वार्टर के बाहर जो एकदम पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा और मीडिया को विशेष तौर से जो है कवरेज को अंदर से नहीं करने दिया जा रहा और ना ही कोई विशेष जानकारी जो है पुख्ता जानकारी दी जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो मोटा मोटी बात यह सामने आई थी कि ये लगातार जो है अवसाद में चल रहा था। 3 सालों से यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात था और छुट्टी को लेकर एडीजी भूपेंद्र से लेकर इसकी जो है थोड़ी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इसने जो है 40 राउंड इकट्ठे किए और अपने आवास पर ले गया। वहां से करीब 1 दर्जन उसने जो है फायरिंग की है और अब फिलहाल उसके पास लगभग 27 राउंड होने की सूचना जो है सूत्रों के हवाले ज्ञात हो रही है। अब देखने वाली बात है कि ये मुहिम कहां तक रंग लाती है। लगभग 17 घंटे से जो है मशक्कत लगातार जारी है, उसको समझाइश के प्रयास लगातार जारी है। जी चंद्रशेखर, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि सीआरपीएफ में सेवा देते हुए इस जवान को आखिर कितना समय हो गया, यहां से पहले कहां पोस्टेड था और अब आखिरकार इसके परिजन जिनसे अगर कोई संपर्क हो पाया हो तो क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई?
देखिए, बात करें तो ये पाली के राजौरी गांव का निवासी है और इसके जो पिता है, इसके भाई और इसके जो अजीज तमाम मित्र है, उनको वहां पे यहाँ पे लाया जा चुका है। लगातार समझाइश का दौर जारी है। जब इसके पिता ने सिर्फ मोबाइल पर बात की तो उसने कहा कि मेरे आवास के नजदीक मत आना, नहीं तो मैं आपको भी गोली मार दूंगा। अब इसकी क्या मांग है? लगभग अगर बात करें तो इस प्रकार की जो घटना अंजाम दिया जाता है उसके बाद कोई ना कोई मांग रखी जाती है, लेकिन इस जवान ने अभी तक कोई भी अपनी मांग जो है अधिकारियों के समक्ष नहीं रखी है। फिलहाल एक जो बड़ी मांग सामने आई है कि मैं आईजी के समक्ष सरेंडर करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये कवायद या मशक्कत की जा रही है कि कैसे ही करके इसको जो सरेंडर कराया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि जोधपुर में वो 3 सालों से तैनात है, लगातार जो है यहाँ पे काम कर रहा था और लंबे समय से ये अवसाद में चलता हुआ बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि किस तरह से जो है लगातार पुलिसकर्मी जो इसको समझाइश कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाइश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसने किसी को, ना तो खुद को, ना अपनी बीवी और न बच्चों, किसी को भी अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसने फायरिंग खूब की है, फायरिंग बार बार। इसके पास 5.56 mm की जो मिनी गन मशीन होती है वो इसके पास है और जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक हाथ में मोबाइल लेके बात कर रहा है, दूसरे हाथ में इसके पास गन है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार जो है अधिकारियों को धमका रहा है कि मेरे क्वार्टर के पास कोई आएगा तो जो गोली मार देंगे। इसको लेकर यहाँ पे जो लगातार लाउड स्पीकर पर जो है उससे अनाउंस करके उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार उससे संवाद कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई बात बनी नहीं। लेकिन ये राहत भरी खबर सामने आ रही है कि वो आईजी के समक्ष जो है सरेंडर करने के लिए तैयार हुआ है। चंद्रशेखर, अब आईजी जब यहाँ पर पहुंच गए हैं तो क्या लगता है कि कितनी देर में ये जो है वो जवान बाहर आ जाएगा, उससे बातचीत जो है वो कम से कम पूरी हो जाएगी और इसकी क्या कुछ मांगे वो तमाम चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन एक साथ ही एक सवाल और जिस पर मैं जानकारी चाहता हूं कि आखिर क्या इस पूरे घटनाक्रम को 17 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, ऐसे में सीआरपीएफ की ओर से, लोकल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी मीडिया को दी गई है? देखिए, अगर बात करें तो जो डीसीपी है उन्होंने बताया कि जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि जब यहाँ पे उसने पहली फायरिंग जो कल शाम को इसने खोली थी, हवाई फायरिंग की थी, उसके बाद जब उनको पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो मंडोर थाना अधिकारी और करवर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। डीसीपी अमृता स्वयं डॉक्टर अमृता खुद यहाँ पर पहुंची थी। इसके साथ ही जो कमिश्नर ऑफ पुलिस रविदत्त शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने लगातार समझाइश का प्रयास किया, लेकिन जो कोई भी समझाइश काम नहीं आई। लगातार वो फायरिंग कर रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में बालकनी में आता और फायरिंग कर देता। उसने कोई मांग नहीं रखी, ना ही कोई उसका कारण बताया। तो लगातार जो है समझाइश का दौर जारी था। देर रात तक जो है कमिश्नर यहाँ पर मौजूद रहे और अल सुबह वापस यहाँ पर पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो समझाइश का दौर चला था उसका जो असर सामने आया है कि उसने पहली मांग जो ये समक्ष रखी है कि मैं आईजी के समक्ष जो है सरेंडर करूंगा। यहाँ के जो लोकल अधिकारी है सीआरपीएफ के, उनके सामने मैं जो है सरेंडर नहीं करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पहला सकारात्मक परिणाम सामने आया है जिसमें इस जवान ने जो सरेंडर करने के लिए हामी भरी है। कहीं ना कहीं लगातार जो 17 घंटे से चली आ रही मशक्कत है, कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर सामने आई है। चंद्रशेखर, अभी अगर हम बात करें बड़े अधिकारियों की, चाहे वो सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी हो या फिर राजस्थान पुलिस के बड़े अधिकारी हो, आपके पीछे जो ट्रेनिंग सेंटर इस वक्त नजर आ रहा है उसमें कौन कौन से बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं? देखिए अहमद, बात करें तो जो हमें जानकारी है उसके अनुसार जो पुलिस कमिश्नर रविदत्त शर्मा अंदर मौजूद है, एसी डीसीपी डॉक्टर अमृता। बिल्कुल चंद्रशेखर, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि जोधपुर के जवान फायरिंग मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के अधिकारियों की जो बातचीत है वो आखिरकार रंग लाई है। नरेश जाट ने सरेंडर करने के लिए हामी भर दी है, लेकिन शर्त ये रखी है कि आईजी जो कि सीआरपीएफ के, उनके सामने ही वो सरेंडर करेगा। आईजी वहां पर ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच चुके हैं जोधपुर में। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर बता रहे थे कि आईजी पहुंच चुके हैं, आईजी की बातचीत होगी, आईजी के सामने सरेंडर होगा और अब इसी के साथ ये पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा, क्योंकि पिछले लगातार 17 घंटे दहशत के इस ट्रेनिंग सेंटर में रहे हैं और इसकी वजह यह रही कि जो जवान है वो अपने साथ काफी मात्रा में जो गोलियां लेकर के गया था और लगातार थोड़ी थोड़ी देर में फायर कर रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा में पाठशाला में तालाबंदी को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ताला जड़ दिया गया। ग्रामीणों ने स्कूल को अपग्रेड करने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने तालाबंदी की है, खाली पड़े पदों को भी भरने की मांग है। बड़ी खबर इस वक्त की दौसा से बड़ी जानकारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने ताला जड़ करके प्रदर्शन किया है। ग्रामीण इस स्कूल को अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षक लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, इसकी वजह से भी उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
बार बार उन्होंने शिकायत भी की लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और अब फाइनली ग्रामीण विरोध पर उतर आए हैं। प्रदर्शन ग्रामीणों का लगातार जारी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्कूल के सामने ग्रामीणों का प्रदर्शन, लगातार नारेबाजी और मांग यही है कि स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए, स्कूल में नए टीचर्स लगाए जाएं, व्यवस्थाएं सुधारी जाए, खाली पड़े हुए जो पद है उनको भरा जाए। ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशीष, क्यों आखिरकार ग्रामीणों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या उनकी मांगे और अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, मालावास के सरकारी स्कूल का यह पूरा मामला है और इसी वर्ष यह स्कूल माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्कूल में शिक्षकों की कमी है और यहाँ पर शिक्षकों के जो रिक्त पद है उन्हें भरे नहीं जा रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए जो ग्रामीण हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सुबह से ये तालाबंदी लगातार जारी है। ना तो स्कूल के विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और ना ही जो स्कूल का स्टाफ है उसको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। ग्रामीण इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय हुआ है। ऐसे में अब यहाँ पर कला संकाय की जो टीचर हैं उनकी कमी है। ऐसे में जो तो यहाँ पर स्कूल तो अपग्रेड कर दिया गया है लेकिन जो है क्रमोन्नति के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर की व्यवस्थाएं नहीं की गई है, टीचर्स नहीं लगाए गए, इसलिए ग्रामीण नाराज हैं। बिल्कुल, क्रमोन्नत कर दिया गया है लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। साथ ही जो पहले जो शिक्षक थे उनमें से भी 5 शिक्षक अन्यत्र स्कूलों में ट्रांसफर हो गए हैं। ऐसे में पूर्व में जो शिक्षक थे उनमें भी कमी आ चुकी है, इसलिए ग्रामीणों का आक्रोश व्याप्त हो गया है। उनका कहना है कि जो गांव के जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में है और अधिकतर जो ग्रामीण बच्चे हैं वो टीसी निकलवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं और जो सरकार है वो यहाँ पर शिक्षकों की तैनाती नहीं की जा रही है, जिससे कि चलते जो गांव के जो बच्चे हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ने को जाने के लिए मजबूर है। क्या आशीष, इन ग्रामीणों की परेशानी को स्थानीय प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने उनको नहीं सुना और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम वो इनकी बात को सरकार तक पहुंचाते? बिल्कुल, सिकराय विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। इस विधानसभा क्षेत्र से मंत्री ममता भूपेश आती हैं और उनके इलाके का ये स्कूल है और इसी वर्ष क्रमोन्नत हुआ है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ विधायक और मंत्रियों तक अपनी बातें पहुंचाई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। इसलिए उनका ये चेतावनी है कि जब तक यहाँ पर शिक्षकों के पद रिक्त रहेंगे और नए शिक्षक नहीं आएंगे तब तक इसी तरह का आंदोलन जारी रहेगा और ताला नहीं खोला जाएगा। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रामीणों की ओर से स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। स्कूल को अपग्रेड तो कर दिया गया लेकिन यहाँ पर उसके मुताबिक व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई और न ही उसके मुताबिक यहाँ पर टीचर्स लगाए गए। इससे ग्रामीण नाराज हो गए। ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई है सरकार से कि जल्द से जल्द उनके जो स्कूल में शिक्षक लगाएं। तो वहीं श्री गंगानगर में भी स्कूल की तालाबंदी जारी है। रायसिंह नगर के तत्रासर स्कूल की तालाबंदी लगातार ग्रामीणों ने कर रखी है। स्कूल अपग्रेड की यहां पर मांग है और इसे लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए। 7 दिनों से ग्रामीण और छात्रों का धरना यहां पर जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे धरने से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने लगातार पिछले 7 दिनों से आवाज बुलंद की है और इस आवाज को ना तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं। और इस मामले को लेकर ग्रामीणों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनका पुराना स्कूल है और जब वो सारी की सारी स्थितियां फुलफिल करता है, पूरी करता है क्रमोन्नति की, तो आखिरकार इस स्कूल को क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आसपास के कई छात्र हैं जिनको कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। स्कूल की क्रमोन्नति नहीं होने से ऐसे में इस स्कूल को जल्द से जल्द क्रमोन्नत किया जाए, जिससे यहाँ के न केवल बच्चे बल्कि बच्चियाँ भी दूर नहीं जाए पढ़ने के लिए और पढ़ाई का प्रतिशत जो है वो सुधारा जा सके, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। श्री गंगानगर से संवाददाता अशोक शर्मा फोन लाइन पर। अशोक, क्या जानकारी है? यहाँ पर पिछले 7 दिनों से ग्रामीण और जो छात्र छात्राएं उनका धरना प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, आज 7वां दिन है जब लगातार स्कूल की तालाबंदी की गई है और ग्रामीणों के साथ साथ विद्यार्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आज 7वें दिन स्थानीय विधायक बलबीर सिंह लूथरा भी ग्रामीणों और विद्यार्थियों के समर्थन पर गांव ततारसर पहुंचे हैं। साथ ही जो स्थानीय किसान नेता है
माकपा के शोपत मेघवाल वो भी पहुंचे हैं और बच्चों के साथ साथ जो अभिभावकों की स्कूल क्रमोन्नति की मांग है उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ग्रामीणों के समर्थन के साथ साथ कह रहे हैं कि जब तक स्कूल क्रमोन्नति के आदेश नहीं हो जाएंगे ये धरना जारी रखा जाएगा। अब शिक्षा निदेशालय के स्तर पर है कि कब इस स्कूल क्रमोन्नति के आदेश होते हैं और कब स्कूल की तालाबंदी खुलती है, कब बच्चों की पढ़ाई एक बार से फिर से शुरू हो पाती है। जिन बच्चों ने अभी इस स्कूल से 8वीं कक्षा की पास की है परीक्षा, उन्होंने अभी तक टीसी नहीं ली है और उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है कि हम इस स्कूल से टीसी नहीं लेंगे और 9वीं 10वीं की जो अगली कक्षाओं की पढ़ाई है इसी स्कूल में जारी रखेंगे। यदि प्रशासन के द्वारा उन्हें टीसी पकड़ाई जाती है तो वो अपनी आगामी कक्षाओं की पढ़ाई को भी बंद कर अपने घर बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल अशोक, अब क्या इस पूरे मामले पर कोई शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की तरफ से कोई वक्तव्य आया कि आखिर 7 दिन हो गए सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कोई डीओ कुछ बोलने के लिए तैयार है? देखिए, स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने धरने के दूसरे दिन ही क्रमोन्नति का प्रस्ताव बनाकर शिक्षा निदेशालय को भिजवा दिया है। यहाँ तक यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी शिक्षा मंत्री तक इस बात को पहुंचा चुके हैं। शिक्षा बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी अपडेट के लिए मैं आपके पास पहुंचूंगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर में बता दें, श्रीगंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बरसाती पानी को लेकर के हत्या की जानकारी सामने आ रही है। कुल्हाड़ी से वार कर पड़ोसी ने अपनी पड़ोसी की हत्या कर दी। देर रात को हुई बारिश के दौरान यह विवाद हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोपी को राउंड अप कर लिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। उन्होंने इतना कत्ल करता, छोटा 5 मिनट ही नहीं लगन देते, उन्होंने गवाड़ा न वाड़ देता। सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए सजा। निक्के निक्के बच्चे रोते थे, बच्चे ने बताया मम्मी पापा को काट के पापा को। तो अब पूरे गांव में इस घटना को लेकर के आक्रोश है और एक बार फिर से अशोक का रुख करेंगे। अशोक, क्या है आखिरकार पूरा मामला, अभी क्या जानकारी है? कल श्री गंगानगर के गढ़साना और रावला मंडी क्षेत्र में काफी तेज बारिश हुई और उस तेज बारिश के दौरान जगह जगह पानी भराव की जैसी समस्याएं देखी गई। गढ़साना थाना क्षेत्र के 281 आरडी का मामला है, जहां 2 पड़ोसियों में पानी भराव को लेकर आपसी विवाद हुआ और विवाद इस हद तक जा पहुंचा कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे से भिड़ पड़े। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से वार किया गया, जिसमें 60 वर्षीय युवक दीवान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर गढ़साना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के जो मेन आरोपी है गुरमेल सिंह, उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। साथ ही साथ जो बॉडी है उसको सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पूरे मामले को लेकर अभी छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है और कुछ देर में ही परिजनों की सहमति के आधार पर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जी बिल्कुल अशोक, क्या किसी की गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले को लेकर के हुई है? जी, इसमें बेसिकली परिजनों ने गुरमेल सिंह सहित उनके अन्य 4-5 साथियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त आरोपी है गुरमेल सिंह, उसको पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और बाकी जो अन्य साथी थे जो फरार चल रहे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और पूरे मामले की जो परिजनों ने रिपोर्ट दी है उस आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही गुरमेल सिंह की भी अब गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी। जी, क्या यहाँ पर ये जो मृतक है वो उस दौरान अकेला था जब हमला किया गया दूसरे पक्ष की तरफ से? नहीं, जो जानकारी सामने आई है कि जो पीड़ित पक्ष है और उनका एक कच्चा मकान बना हुआ था, उस कच्चे मकान के चारों तरफ जब पानी भराव जैसी स्थिति हुई तो परिजनों का ये कहना है कि मृतक व्यक्ति दीवान सिंह उस पानी भराव को देखने के लिए पड़ोसी के क्षेत्र में चला गया, ये पड़ोसी की जमीन पर चला गया, जिसका पड़ोसी ने ऑब्जेक्शन किया और ये बातों में ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और विवाद बढ़ने के दौरान एकाएक करीब 4 से 5 लोगों ने मिलकर इस मृतक दीवान सिंह के ऊपर धारदार हथियारों कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही मृतक दीवान सिंह की एक ही वार में मौके पर मौत हो गई। जब तक परिजन पहुंच पाते तब तक हत्या के जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए थे और मृतक दीवान सिंह मौत का शिकार हो चुका था। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्री गंगानगर से बड़ी जानकारी है। बरसाती पानी को लेकर के पड़ोसी ने ही अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। देर रात की घटना है, बारिश के बाद यह विवाद हुआ और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर 90 लाख से ज्यादा का सोना एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए 90 लाख से ज्यादा का सोना जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यह सोना बैंकॉक से तस्करी कर यहां पर लाया गया था और कस्टम विभाग ने 1 किलो से ज्यादा के सोने की तस्करी को पकड़ा है।
पकड़े गए सोने की कीमत करीब 90 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। 3 विदेशी महिलाओं से ये सोना पकड़ा गया। तस्करी का सोना बैंकॉक से ये महिलाएं यहां पर आई थी और तस्करी करने वाली तीनों महिलाओं को राउंड अप किया गया पहले और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। तीनों आरोपी महिलाओं को कस्टम विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी महिलाओं से कस्टम विभाग के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वो किसी इंटरनेशनल गैंग से जुड़ी हुई है, क्या इस तस्करी में कोई गैंग्स संलिप्त है या महिलाएं अपने स्तर पर तस्करी कर रही थी। और इसके अलावा यह भी पूछताछ बाकी है कि आखिरकार इससे पहले ये कितना तस्करी करके सोना ला चुकी हैं और कहां-कहां इस तरीके की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है, कैसे कैसे आखिरकार ये कस्टम के जो दायरे हैं उनको तोड़ती है, रूल्स को तोड़ करके और जो शातिर तरीके से ये तस्करी को अंजाम देती है। ये तमाम तथ्य हैं जिनको लेकर के पड़ताल की जा रही है। तो कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। वहीं राजसमंद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चारभुजा मंदिर में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चांदी और सोने के आभूषण चोरी किए गए हैं। मंदिर के दोनों दरवाजों को बदमाशों ने तोड़ा। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची और आमिर थाना सर्किल के डूंगा खेड़ा गांव की घटना है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली थी, पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया गया और साथ ही साथ अब पूरे मामले को लेकर जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। फिलहाल ये तस्वीरें, ये वो मंदिर है गांव का जहां पर चोरों ने सेंधमारी की और यहां से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 2 किलो चांदी और 2 तोला सोना यहां से चोरी किया गया इस मंदिर से। और जैसे लोगों को जानकारी मिली, लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। राजसमंद के आमिर थाना इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश यहां पर भगवान को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। बीती रात को अज्ञात चोरों ने ओलना खेड़ा पंचायत के डूंगा खेड़ा गांव में चारभुजानाथ मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर से लाखों रुपए के सोने चांदी लेकर के चले गए चोर। चोरी की वारदात का सुबह उस वक्त पता चला जब मंदिर का पुजारी यहां पर पूजा करने के लिए पहुंचा और मंदिर के दोनों दरवाजे इसने टूटे हुए देखे। इस पर पुजारी ने शोर मचाया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जब मंदिर में जाकर जांच की गई तो पता चला कि 2 किलो चांदी, 2 तोला सोना के आभूषण अज्ञात चोर ले गए हैं। इसकी सूचना पर आमिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया। और चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। और साथ में ही इस कार्यक्रम के जो नोडल अधिकारी है शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल जी, आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर, निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे साथ आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक लाइव के तहत हमारे साथ में जो NEP के नोडल है जिले में, जितने हमारे जिला कलेक्टर महोदय वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण जुड़े हुए हैं। उसी के साथ में समस्त राज्य से विद्यालय स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी है। विभाग की जो महत्वपूर्ण कड़ी है PO, वहां तक हमारे साथ में शिक्षकगण, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ ही हमारे साथ मौजूद है। और सबसे खास बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो भी स्कूल में हमारे साथ में शामिल है। सर, मैं पुनः सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम मैं हमारे विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय श्री PK गोयल साहब से आग्रह करूंगी कि आप राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के संदर्भ में स्वागत उद्बोधन दें और उसी के साथ में इस कार्यक्रम की उपादेयता क्या है उसके बारे में हमें बताएं। सर, स्वागत आपका, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, सम्माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला साहब, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान जी, मुख्य सचिव महोदया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल CM श्री कुलदीप रांका जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग के जुड़े हुए लाखों की संख्या में हमारे शिक्षक गण और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले के बांदीकुई में सैनी समाज की महापंचायत का आज आयोजन हो रहा है। महापंचायत को देखते हुए करीब 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। 12% आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के महापंचायत है। माली समाज, सैनी समाज की, और सैनी समाज की ओर से यहां पर सभी प्रतिष्ठान, सब्जी मंडी बंद रखी जा रही है।
12% आरक्षण समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर के सैनी समाज आज इस महापंचायत में चर्चा करेगा। और इस महापंचायत की अगुवाई बसपा प्रत्याशी रहे पिछले चुनाव में भागचंद टांकड़ा कर रहे हैं। महापंचायत में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए एएसपी लालचंद कायल के नेतृत्व में 4 आरपीएस अधिकारियों के साथ ही 275 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी ने भी 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहां पर तैनात किए, जो कि महापंचायत स्थल और इसके आसपास के इलाके में अलर्ट पर होंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महापंचायत स्थल की तस्वीरें हैं। बड़े स्तर पर यहां पर तैयारी की गई है। इससे पहले सैनी माली समाज की ओर से अपनी मांगों को लेकर के हाईवे का रास्ता जाम किया गया था और साथ ही साथ लगातार प्रदर्शन भी किया गया था। और उस वक्त विश्वेंद्र सिंह वहां पर उनके बीच में पहुंचे थे, मंत्री राजस्थान सरकार के। उन्होंने आश्वासन दिया था और अब महापंचायत क्या कुछ निर्णय होता है इस पर नजर होगी। भागचंद सैनी आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक बांदीकुई महासभा की पूर्ण रूपेण तैयारियां हो चुकी हैं। लोगों में बड़ा जोश है, समाज के लोगों में जुनून और जोश के साथ हर गांव से, हर ग्राम पंचायत से, हर ढाणी से पूरे जोश शोश के साथ महासभा में पधार रहे हैं। और निवेदन है कि जो कोई आदमी दूरी से आ रहा है वो समय पर यहाँ पहुंचे और सभा को सफल बनाए। तो वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम में सुधार के बाद अब अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की गई है। पहलगाम से राजस्थान का पहला जत्था अमरनाथ यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और व्यवस्थाओं से श्रद्धालु भी यहां पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, पहलगाम से राजस्थान का जत्था रवाना हुआ है। लगभग 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज फिर से श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हुई है और नुनवन के यात्रा बेस कैंप पहलगाम से जो यात्रियों का जत्था है वो रवाना हो चुका है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की किस तरह का मंजर है और कितने लोग यहाँ पर, कितने यात्री हैं जो अभी बाबा के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और जो बादल फटने का हादसा पेश आया था पवित्र गुफा के नजदीक, तो उसके बाद फिर से ये यात्रा शुरू हुई है। और हमारे साथ राजस्थान से कुछ यात्री है, राजस्थान का एक जत्था है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कितना खुश है। नाम आपका? हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी। कहाँ से? हम जयपुर से हैं। जयपुर से आप? तो अभी यात्रा शुरू हुई है, आपको रोका गया था, अब जाने दिया जा रहा है, तो कितना खुश है आप? बहुत खुशी हो रही है और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आज यात्रा चालू हो गई है। तो जो घटना घटी थी, दुखद घटना, तो उसमें राजस्थान के भी यात्री थे जिनकी मौत हुई है, तो कितना दुख है आप लोगों को? दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन वो तो दुख है ही, यात्रियों को तो दुख है ही, कैसे नहीं है। पर फिर भी जाना तो आया, तो जाना तो है, दर्शन करने के आए हैं तो दर्शन तो करके आएंगे ही, ये मानो। आप कहाँ से? जयपुर राजस्थान से। जयपुर से आप भी है, तो कितना खुश है अभी आप? अभी खुश है कि यात्रा वापस से चालू हुई है। तो अच्छा है कि हजारों लोग जो यात्रा के लिए आए, बाबा के दर्शन के लिए आए, तो वो दर्शन कर पाएंगे उनके। तो व्यवस्था कैसी है अभी? व्यवस्था अच्छी है। इस बार शाइन बोर्ड ने अच्छी व्यवस्था की है, हमारी मिलिट्री फौज ने भी अच्छी व्यवस्था की है यात्रा के लिए। तो आप भी राजस्थान से होंगे? कहाँ से? कहाँ से? जयपुर से आप भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, जो यात्रा रोक दी गई थी अब फिर से स्टार्ट हो गई है? सबसे पहले तो मैं जो यात्रा में जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो लोग जिनको तो मैं शहीद ही कहूँगा जो यात्रा में आए हैं, वो जिनको असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा, उनको हमारी तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। और जो हम लोगों को जो 2-4 दिन रोका गया है उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। आगे भी श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। और भगवान भोले ने जिस प्रकार हमको यहाँ तक बुलाया, आगे भी हमारी आशा है कि हमको बहुत अच्छे दर्शन देखने को मिलेंगे। और सब लोगों की, सेना की, चाहे मिलिट्री फोर्स जो, सबकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो अभी जो यात्री आने वाले हैं राजस्थान से या देश के विभिन्न प्रांतों से, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? वो उसको भी आएंगे, वो भी सब आएंगे, आए और बोले कि सब लोग दर्शन करें। अभी यात्रा वापस से चालू कर दी गई है, तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा बोले के दर्शन करें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यात्रियों में जोश और उत्साह है वो बराबर है। हालांकि इनके दिल जरूर टूटे हुए हैं। जिस तरह से ये घटना घट गई थी, बादल फटने का जो हादसा पेश आया था, उसके बाद अभी तक जो है हमारे पास तफसील है, उसमें 17 शव जो है उनको बरामद किया गया है और कुछ लोग अभी भी लापता है। लेकिन रेस्क्यू कार्य जो है वो अभी जारी है और इस बीच जो यात्रियों का जोश है वो कम नहीं हुआ है। वहीं अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुए हादसे में नागौर जिले के 4 यात्रियों की मौत हुई है। नागौर जिले के अलग अलग गांव में के चारों दोस्त हैं जो एक साथ अमरनाथ यात्रा पर गए थे। रविवार की रात को चारों की मौत की पुष्टि की गई। चारों मृतक जिले के कुचामन और मकराना के इलाके के रहने वाले हैं।
जानकारी के अनुसार इन चारों के शव आज विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और मरने वालों में विजय सिंह, प्रहलाद राम, वीर सिंह और युजवेंद्र सिंह जो है वो शामिल हैं। तो इन चारों मृतकों के शव आज पहुंचेंगे। इसके बाद इनके पैतृक आवास पर इन्हें ले जाया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसका परिजन भी अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक ये शव यहां पर पहुंच पाए जिसके साथ इनका अंतिम संस्कार हो सके। तो वहीं भाजपा का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। आज शिविर में 7 सत्र आयोजित किए जाएंगे और खास बात यह भी है कि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी यहां पर आज शामिल हो रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कल शामिल हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता शिविर में इस वक्त मौजूद हैं और सतीश पूनिया लगातार व्यवस्थाओं को खुद निगरानी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को खुद देख रहे हैं। सबसे पहले पहुंचे थे यहाँ पर शिविर स्थल पर और लगातार उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको ले चलते हैं माउंट आबू, जहां पर हमारे सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या अपडेट और जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर के, जिसका आज दूसरा दिन है? देखिए, प्रशिक्षण शिविर इस समय चल रहा है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय कृषि का सत्र जो है वो संचालित हो रहा है और आज दूसरा सत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का यहाँ पर चल रहा है। इस बीच में आप देखिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो प्रशिक्षण शिविर से इस समय बाहर आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो दूसरे सभी जो पदाधिकारी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए आए हैं वे इस समय अंदर मौजूद हैं। दूसरा, इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार, वर्तमान की कांग्रेस सरकार को आगामी चुनाव में किस तरह से घेरना है, उनकी विफलताओं को लेकर कैसे जनता के बीच जाना है। पीछे मनीष पारिक दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उनसे पूछ सकें कि आखिरकार आज क्या कुछ होना है और अब तक क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपके ठीक पीछे मनीष पारिक दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी सतीश पूनिया जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो चर्चा है वो बीजेपी को मजबूत करने की है। 2023 में जो रणनीति है वो जो है वो रणनीति बनाने की, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि इसमें स्पष्ट निर्देश नेताओं को दिए गए कि जो नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो है वो समझना होगा। इस समय सतीश पूनिया जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। पूनिया जी, किस तरह से चल रहा है प्रशिक्षण शिविर? प्रशिक्षण शिविर पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों का हिस्सा है जिसमें सैद्धांतिक मुद्दों का मार्गदर्शन होता है 3 दिन का। उसमें कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और 2023 और 24 के लिए किस तरीके से संगठनात्मक सशक्तिकरण के बाद राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होकर काम करें, इस पर सब पे चर्चा होगी, उनका संबोधन होगा। लेकिन अभी केंद्र के जो प्रमुख केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के प्रमुख लोग हैं, उनका सबका अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन हुआ है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे भी चर्चा की जा रही है क्योंकि आगामी चुनाव में सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत प्रमुख रूप से बीजेपी उसको काम में लेना चाहती है। स्वाभाविक ही है, दुनिया में बराक ओबामा ने अमेरिका के चुनाव में और मोदी जी ने जिस तरीके से भारत के चुनाव में इसका एक सकारात्मक उपयोग किया, और सोशल मीडिया यदि पॉजिटिव तरीके से काम करे तो वो सार्थक भूमिका निभा सकता है। इसलिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर होता है कि वो इसका अच्छा, सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से इसका उपयोग करें। और क्योंकि समय बदल गया, इंटरनेट का जमाना है, इसलिए कार्यकर्ता का अपडेट होना, सूचनाओं को संप्रेषित करना, उस लिहाज से सोशल मीडिया की भूमिका अच्छी, प्रभावी है और उसमें कार्यकर्ता ठीक तरीके से अपडेट होकर काम करें, ये मंशा रहती है। सोशल मीडिया पर कई बार भविष्य में आके कुछ गलत कमेंट कर दिए जाते हैं कार्यकर्ताओं द्वारा, उन्हें कैसे सजग किया जा रहा है इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम? देखिए, सोशल मीडिया दुधारी तलवार है और सोशल मीडिया का एक मर्यादित उपयोग होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और कम से कम मानहानि से बचना चाहिए, आप शब्दों से बचना चाहिए, शब्दों की गरिमा हो। और ये कार्यकर्ताओं को हम समय समय पर इस बारे में निर्देशित करते ही हैं और भविष्य में भी चाहेंगे कि कार्यकर्ता इसको पार्टी की विचार की खूबियों के आधार पर इसको उपयोग करें। जो नेता से फोटो खिंचवाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनको कोई सख्त संदेश दिया जा रहा है इसमें?
देखिए, मुझे लगता है कि फोटो वाले की एक मर्यादा रहती है। जो धरातल पर काम करेगा, जो ट्विटर का उपयोग बेशक करे, लेकिन जमीन पर उतर कर काम करे, इसकी आवश्यकता है। कोरोना के कालखंड में वर्चुअली इस प्लेटफॉर्म का बहुत उपयोग हुआ, लेकिन जिन्होंने जमीन पर काम किया उनको यश भी मिला और सेवा भी हुई। इसलिए मुझे लगता है कि एक संतुलन चाहिए। इसकी सोशल मीडिया की मर्यादा है, लेकिन धरातल पे काम की जो बीजेपी की जनसंघ की पहचान थी, उसकी अपनी कीमत है। सवाल गुटबाजी को लेकर किस तरह से इस पर कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि अलग अलग गुट बनाकर काम ना करें? पार्टी में गुटबाजी को कोई स्थान नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि 100% इसका उन्मूलन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस विकृति से बची हुई है। और क्योंकि हमारे यहाँ आलाकमान मजबूत है, नेता मजबूत है और पार्टी का संसदीय दल मजबूत है, इसलिए हम उसकी मर्यादा से बाहर, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, न जाएंगे। और ये कार्यकर्ता भी जानता है ठीक तरीके से। इसलिए स्वाभाविक है मीडिया का, सोशल मीडिया की, जब इस जमाने में कुछ चीजें गॉसिप के रूप में भी होती हैं, कुछ कुप्रचारित होती हैं, कुछ मानहानि के तौर पर होती हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से इस मामले में बिल्कुल अलग है। कपिल, ये भी कहा जा रहा था कि आखिरी दिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे, उसको लेकर के कोई जानकारी दे पा रहे हैं सतीश पूनिया कि आखिरकार क्या उनका आने का कल प्रस्तावित कार्यक्रम है, जैसी चर्चाएं हैं? उन्होंने ये देखिए, उन्होंने पहले ही जब हमने बात की शुरुआत की थी उसी दौरान ये स्पष्ट कर दिया कि कल जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद आप तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा। आप देखिए कि दूसरे सत्र का समापन हुआ है जो कि कृषि से रिलेटेड सत्र था। जेपी नड्डा जो है वो कल यहाँ पर आएंगे। कल यहाँ पर आने के बाद में उनका कार्यकर्ताओं को संबोधन भी किया जाएगा। तो ये जानकारी जो है सतीश पूनिया द्वारा हमें दी गई है। इसके अलावा देखिए, सोशल मीडिया को मजबूत करना, ये एक प्रमुख मुद्दा इसमें बनाया गया है। सोशल मीडिया के मार्फत ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का बेहद महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो बीजेपी करने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि जैसा कि अभी सतीश पूनिया ने कहा कि पहले के चुनाव में भी देखा गया है सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग किया गया था। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कुछ लोग भावेश में आकर गलत कमेंट कर देते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा, कमेंट किसी भी तरह से आपत्तिजनक ना हो, ये उन्हें ध्यान रखना होगा। और इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के नेताओं को ये भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया में किस तरह के कमेंट करने हैं। वे जाकर अपने अपने इलाके में अपने अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएंगे कि उन्हें किस तरह से पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करना है, ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को हो सके। जी बिल्कुल कपिल, यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। देखिए, कल से गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री, और आज अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी के नेताओं को भी देखें, प्रदेश को गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, तमाम लोग हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर के ये लगातार चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार वे क्यों नहीं आई हैं और क्यों शामिल नहीं हो पा रही हैं, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, कुछ देर पहले हमने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से इसी को लेकर सवाल पूछा था कि क्या वसुंधरा का नहीं आना कोई गुटबाजी है, क्योंकि ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया था कि उनका कोई औपचारिक कार्यक्रम बहुत विधिवत ना था, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में दी गई है, इसको लेकर वे दिल्ली चली गई आवश्यक कार्य के चलते, इसलिए वो प्रशिक्षण शिविर में शामिल नहीं हो पा रही है। हालांकि वसुंधरा राजे का यहाँ नहीं आना इस शिविर में और इस शिविर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली में आवश्यक कार्य होने के चलते वो इस शिविर में शामिल नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सुबह यहाँ पर आएंगे।